जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में लेकर आए हैं हम दोस्तों वंदे मातरम सीरीज। दोस्तों कुमार गौरव सर की क्लास थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है क्योंकि दोस्तों इसमें सारे प्रश्न हमसे एक बार पूछे जा चुके हैं और काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला ही क्वेश्चन है वो है, वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांग की रचना हुई थी। तो दोस्तों वेदांग की रचना हुई थी, वो वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। दोस्तों वेद वेद कितने थे? 4 थे। तो 6 वेदांग कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण। ये दोस्तों हमारे 6 वेदांग हैं, याद रखिएगा। अब दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है? तो ये वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल बनता है परीक्षा में कि त्रैवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना है अथर्ववेद, ये दोस्तों त्रैवेद में शामिल नहीं है। क्या है? ये अथर्ववेद त्रैवेद में शामिल नहीं है। कौन कौन से वेद शामिल हैं? तो ऋग्वेद शामिल है, यजुर्वेद शामिल है और सामवेद शामिल है। ये तीनों वेद त्रिवेद में शामिल हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इंपोर्टेंट रहा है। देखिए अपसौर, एपीहीलियन और अपसौर और पेरीहीलियन क्या है? एपीहीलियन और पेरीहीलियन। देखिए दोस्तों अपसौर और उपसौर। पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी, जब सूर्य से पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी होती है 1 जुलाई को, तो दोस्तों उसे कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। जब दोस्तों पृथ्वी की सूर्य से कम दूरी होती है, कब होती है? 3 जनवरी को, तब उसे कहते हैं उपसौर। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट देखिए, विषुव। आप विषुव को तो जानते ही होंगे। जब दिन और रात बराबर होते हैं, जब दिन और रात बराबर होते हैं तो हम कहते हैं उसे क्या कहते हैं? विषुव। इक्वनस, इक्वनस कहते हैं। देखिए दोस्तों ये 21 मार्च और 31 सितंबर को गठित होता है। 21 मार्च और 31 सितंबर को गठित होता है। आप याद रखिएगा विषुव की स्थिति कब बनती है। विषुव की स्थिति कब बनती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति की शपथ है वो अनुच्छेद 60 में दी जाती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 60। देखिए दोस्तों राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है। राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित है, ये दोस्तों अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये दोस्तों अनुच्छेद 54 में है। निर्वाचन विधि की प्रक्रिया, दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि की प्रक्रिया, ये अनुच्छेद 55 में है। कौन सी विधि है? तो वो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। कौन सी है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये राष्ट्रपति की जो है निर्वाचन की विधि है। कार्यकाल कितना है दोस्तों? इसका कार्यकाल वो है अनुच्छेद 56 में। कार्यकाल राष्ट्रपति का अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखिए दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये दोस्तों अनुच्छेद 71 में कहा गया है। क्या कहा गया है? जैसे कोई राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। किसके तहत? अनुच्छेद 71 के तहत। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, दोस्तों अनुच्छेद 72 में, 72 में क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति का अध्यादेश दोस्तों 123 में, अनुच्छेद 123 में 1 2 3 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति का अध्यादेश है। राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन कौन से रंग प्राथमिक रंग हैं? दोस्तों प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? आरजीबी होते हैं। हमारे आरजीबी रंग क्या क्या होते हैं? प्राथमिक होते हैं। लाल, दोस्तों लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला, ये दोस्तों हमारे प्राथमिक रंग है। दोस्तों प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? अगर हम इन तीनों रंग को मिला दें तो कौन सा रंग बनता है? सफ़ेद रंग बनेगा। सफ़ेद रंग बनेगा, इसलिए इन्हें हम प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल, हरा, नीला, याद रखिएगा दोस्तों, लाल, हरा, नीला ये हमारे प्राथमिक रंग है, प्राथमिक कलर है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। इसका दोस्तों चिन्ह कौन सा है? एल आई से ये शो किया जाता है, लिथियम। और सबसे भारी धातु जो है ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। देखिए दोस्तों हृदय का पेसमेकर, दोस्तों हृदय का जो पेसमेकर होता है वो होता है ऐसे नोड का होता है। कैसा होता है? ऐसे नोड। कृत्रिम पेसमेकर में किसका उपयोग करते हैं? जो हमारा कृत्रिम पेसमेकर होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है लिथियम आयन बैटरी के रूप में। लिथियम का उपयोग किया जाता है आयन बैटरी के रूप में। देखिए दोस्तों अगला है, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता, न्याय और समता का उल्लेख किया गया है?
दोस्तों हमारी संविधान की प्रस्तावना है, उसमें दोस्तों स्वतंत्रता दी गई है 5 प्रकार की, 3 प्रकार के न्याय दी गई है और समता का उल्लेख किया गया है। कितने कितने प्रकार की है, चलिए दोस्तों एक एक करके देख लेते हैं। स्वतंत्रता, न्याय, समता। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। अगर आपसे प्रश्न डायरेक्ट आ जाता है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो आप आंसर लगाइएगा 5। कौन कौन सी है? तो पहली है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास, ये 5 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता है। न्याय की बात करें, न्याय की दोस्तों 3 प्रकार का न्याय है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार की न्याय किया गया है। समानता 2 प्रकार की है, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। अब दोस्तों जो हमारी प्रस्तावना है उसे दोस्तों कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये दोस्तों प्रस्तुत की गई थी प्रस्तावना। दोस्तों जब इसको स्वीकार कब किया गया? तो इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने संविधान की आत्मा किसको कहा है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इसमें दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 32 को कहा है। दोस्तों इसके द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर। देखिए दोस्तों अगला है बैनगंगा इरावती, बैनगंगा इरावती, इंद्रावती और प्राणहिता, प्रवाद्रा तथा किस नदी की ये सहायक नदी हैं? तो दोस्तों ये सभी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। किसकी है? गोदावरी नदी की। बैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और प्रवद्धा, ये सभी नदियाँ किसकी हैं? गोदावरी की सहायक नदी हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो त्र्यंबकेश पहाड़ी, त्र्यंबकेश पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। अब देखिए दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी सहायक नदी कौन सी है? सुवर्णश्री, धनश्री, लोहित, मानस, कैमांग। सुवर्णश्री, धनश्री, लोहित, मानस और कैमांग ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं। कावेरी की सहायक नदियों की बात करें तो दोस्तों हेमवती, कावनी, हेमवती, कावनी ये दोस्तों कावेरी नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो मूसी, घाटप्रभा, तुंगभद्रा। मूसी, घाटप्रभा, तुंगभद्रा ये सभी किसकी हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। मूसी, घाटप्रभा, तुंगभद्रा याद रहेंगी इनकी सहायक नदियाँ। अब देखिए दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कौन सी श्रेणी में? काराकोरम श्रेणी में। दोस्तों काराकोरम श्रेणी कहाँ पर है? ये ट्रांस हिमालय में है। दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। K2 गॉडविन ऑस्टिन या फिर गॉडविन ऑस्टिन। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं? दोस्तों इसकी एक ट्रिक है कलेजा। कलेजा से दोस्तों का से काराकोरम, ला से लद्दाख और जा से जास्कर श्रेणी। देखिए दोस्तों काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये तीनों श्रेणी है ट्रांस हिमालय की। दोस्तों काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। ये दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे देखिए दोस्तों अगला है दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो आपको याद रखना है वो है गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2। ये दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर, ट्रांस हिमालय में है। ट्रांस हिमालय में भी किसमें? काराकोरम श्रेणी में। अब देखिए दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? तो दोस्तों वो है कंचनजंगा जो सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनता है यहीं पर, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, 8848 मीटर, 8848 मीटर है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोस्तों भारत में है और ये दोस्तों हिमालय की है। पूरे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सिर्फ भारत में। तो भारत में कंचनजंगा और वैसे माउंट एवरेस्ट, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों उस्ताद योजना का संबंध किससे है? उस्ताद योजना का संबंध है अल्पसंख्यक कारीगर से। अल्पसंख्यक कारीगर से संबंधित है दोस्तों उस्ताद योजना। आगे देखिए दोस्तों कुछ योजना देख लेते हैं आप फटाफट से। देखिए इंद्रधनुष योजना ये दोस्तों बैंकिंग सुधार से है। इंद्रधनुष योजना बैंकिंग सुधार। अब आ जाती है दोस्तों मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना ये दोस्तों टीकाकरण से है। किससे है? टीकाकरण से।
25 दिसंबर 2014 को लॉन्च हुई थी मिशन इंद्रधनुष योजना। अगली योजना है उड़ान योजना। उड़ान योजना ये दोस्तों हवाई यात्रा से संबंधित है। हवाई यात्रा, उड़े देश का आम नागरिक, यह है दोस्तों उड़ान योजना। और ये दोस्तों अगली है संपदा योजना। संपदा योजना कृषि प्रसंस्करण उद्योग से, कृषि प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित है संपदा योजना। अब आती है दोस्तों अल्पसंख्यक मंत्रालय। अल्पसंख्यक मंत्रालय जिसके दोस्तों स्मृति ईरानी है। कौन है? स्मृति ईरानी। उज्ज्वला योजना ये दोस्तों एलपीजी गैस कनेक्शन, जो दोस्तों गैस के कनेक्शन है उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास, मानव, यहाँ पर गलत लिख गया है संशोधन, मानव संसाधन का विकास। तो याद रखिएगा मानव संसाधन का विकास वो दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना रही थी? तो याद रखिएगा वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना देखिए दोस्तों 1992 से 1997 तक रही थी। अब आगे देखिए दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना ये दोस्तों हेरर-डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेरर-डोमर मॉडल पर आधारित थी। 1951 से 56 तक इसका ये रही थी। 1951 से 56 तक दोस्तों इसमें कृषि और नदी घाटी पर जोर दिया गया था। अब देखिए दोस्तों नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर, नदी घाटी जो परियोजना है उसको आधुनिक भारत का मंदिर ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, कहा गया था। अब आती है दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये हमारी 1956 से 61 तक रही थी। ये दोस्तों उद्योग पर आधारित थी। किस पर? उद्योग पर। कौन सा जो मॉडल था वो था महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों। पहली पंचवर्षीय योजना हेरर-डोमर, दूसरी महालनोबिस मॉडल पर। दोस्तों ये उद्योग से संबंधित थी। अब इसमें उद्योग कारखाने लगाए गए थे लौह इस्पात के। कौन कौन से लगाए गए थे? देखिए दोस्तों दुर्गापुरा, भिलाई, राउरकेला। दुर्गापुरा, भिलाई, राउरकेला ये दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए थे। जो दोस्तों दुर्गापुरा है लौह इस्पात ये पश्चिम बंगाल में है, भिलाई लौह इस्पात छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला लौह इस्पात ओडिशा में। इन तीनों को याद रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे, महालनोबिस मॉडल के पर आधारित थे, याद रहेंगे। अब बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो लौह इस्पात जो झारखंड में है वो लगाया गया था। बोकारो लौह इस्पात झारखंड में लगाया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना ये दोस्तों 2012 से 17 तक चली थी। कब तक चली थी? 2012 से 17 तक। ये दोस्तों अंतिम पंचवर्षीय योजना रही थी। किससे संबंधित थी ये? इसका उद्देश्य था तीव्र सतत समावेशी विकास। तीव्र सतत समावेशी विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था या उद्देश्य था। अब आगे देखिए दोस्तों कौन सा बाघ रिजर्व झारखंड में स्थित है? दोस्तों झारखंड में बाघ रिजर्व कौन से है? पलामू और बेटला। पलामू और बेटला नेशनल पार्क ये झारखंड में है। आगे देखिए दोस्तों औरंग टाइगर रिजर्व। औरंग टाइगर रिजर्व ये दोस्तों असम में है। कहाँ पर है? असम में। औरंग टाइगर रिजर्व असम में है। देखिए दोस्तों असम के और टाइगर रिजर्व नामेरी, काजीरंगा, देहिंग, मानस और रायमोना। नामेरी, काजीरंगा, देहिंग, पटगई और मानस और रायमोना ये सभी दोस्तों असम राज्य में है। कहाँ पर है? असम में। और दोस्तों नामदफा टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। अगला है दोस्तों तडोबा अंधेरी। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। टाइगर प्रोजेक्ट ये कब चालू हुआ था? तो टाइगर प्रोजेक्ट ये दोस्तों 1973 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1973 में। देखिए दोस्तों दो इम्पोर्टेंट दिवस हैं उनको आप याद रखिएगा। शेर दिवस, शेर दिवस ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 10 अगस्त को। बाघ दिवस ये दोस्तों 29 जुलाई को, 29 जुलाई को बाघ दिवस को मनाते हैं। दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1973 में। आगे देखिए दोस्तों अगला है दोस्तों सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? जो हमारी सहकारी समितियां हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संवैधानिक दर्जा कौन सा संशोधन हुआ था? तो याद रखिएगा 97वां संविधान संशोधन ये दोस्तों 2011 में हुआ था। भाग 9B है। कौन सा है? भाग 9B, 9th B, याद रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों पंचायती राज। पंचायत राज जो है वो दोस्तों 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 इसके द्वारा लाया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992। नगर निगम ये दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1993 में लाया गया था। याद रहेंगे दोनों।
देखिए दोस्तों 1931 कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। यहाँ दोस्तों अध्यक्षता आएगा, ये गलत लिख गया है। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। दोस्तों 1931 के कराची अधिवेशन में इसमें महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। काले झंडे दिखाए गए थे कौन से अधिवेशन में? कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें काले झंडे दिखाए गए थे किसको? दोस्तों महात्मा गांधी जी को। 1929 की बात करें, लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की गई थी। और 1929 के बाद आते हैं 1930 में। 1930 में 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू होती है। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू होती है साबरमती और दांडी तक गुजरात में। साबरमती दांडी गुजरात तक। 1930 में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। देखिए दोस्तों 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता होता है। देखिए दोस्तों इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी रोकने के लिए मांग होती है। देखिए दोस्तों 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी होती है। कब होती है? 23 मार्च 1931 को। याद रखिएगा। देखिए दोस्तों दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? दास प्रथा पर प्रतिबंध, तो याद रखिएगा एलन बरो। एलन बरो ने 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। देखिए दोस्तों आर्टिकल 17 की बात करें, अनुच्छेद 17, ये दोस्तों छुआछूत का अंत है। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत है। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक ने की थी। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक ने की थी। सती प्रथा का जो अंत है वो दोस्तों किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने किया था 1829 में। 1829 में सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक ने किया था। अब देखिए विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? तो ये दोस्तों विनिपेग मंडी है कनाडा में। विनिपेग मंडी विश्व की सबसे बड़ी मंडी। विनिपेग मंडी किसकी है दोस्तों? गेहूं की। अथावास्का झील, ये दोस्तों यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा की है। कहाँ की है? कनाडा की। अथावास्का झील यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ये कनाडा की झील है। यूरेनियम दोस्तों कजाकिस्तान में है। यूरेनियम दोस्तों कहाँ पर है? यूरेनियम जो यूरेनियम के भंडार हैं सर्वाधिक वो दोस्तों कजाकिस्तान में पाए जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों भारत में यूरेनियम की खान, जादूगोड़ा की खान, ये दोस्तों भारत में यूरेनियम की खान कौन सी है? तो वो है दोस्तों जादूगोड़ा की खान। ये दोस्तों झारखंड और बिहार की सीमा पर है। जादूगोड़ा की खान झारखंड और बिहार की सीमा पर है। यूरेनियम की खान है। युकाटन चैनल किन दो स्थलों भागों को अलग करता है? दोस्तों युकाटन चैनल ये दोस्तों मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है। मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है। और किसको जोड़ेगा? तो ये दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ता है। तो अलग मैक्सिको और क्यूबा जोड़ेगा किसको? मैक्सिको और कैरेबियन सागर को। आगे देखिए दोस्तों 49 डिग्री अक्षांश रेखा किन के बीच है? तो दोस्तों यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। यूएसए और कनाडा की सीमा 49 डिग्री अक्षांश रेखा बनाती है। रियो ग्रैंडे नदी ये दोस्तों यूएसए और मैक्सिको की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? ये दोस्तों क्यूबा को कहते हैं। किससे कहते हैं? क्यूबा को। क्यूबा को दोस्तों चीनी का कटोरा कहते हैं। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। हवाना क्यूबा की राजधानी है। आगे देखिए दोस्तों कौन सा आपात भाग भारत में अब तक लागू नहीं हुआ है? तो दोस्तों 3 आपातकाल है। 3 आपात हैं दोस्तों, वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन। ये दोस्तों इसमें से कौन सा अभी तक लागू नहीं हुआ है? तो दोस्तों वो है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। ये अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है। राष्ट्रीय आपात की बात करें, यह अनुच्छेद 352 में है। अब तक 3 बार लागू हो चुका है। कब कब? चीन का आक्रमण 1962 में, भारत पाक युद्ध 1971 में, आंतरिक अशांति 1975 में। इन 3 बार ये लागू हो चुका है। दोस्तों अब
जो संविधान है हमारा, वहाँ पर दोस्तों आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के अंदर जब संवैधानिक विफल हो, जो दोस्तों जो राज्य सरकार है वो विफल हो जाती है, तब लागू किया जाता है। जब राज्य सरकार विफल हो जाती है तब लागू किया जाता है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 में है। और दोस्तों आपात उपबंध भाग 18 में है। जो सारे आपात उपबंध है ये भाग 18 में है। अमोनिया गैस बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, लोहे का चूर्ण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अमोनिया की बात करें तो N2 और 3H2 से मिलकर बनता है अमोनिया, जिसे बोलते हैं 2NH3। ये दोस्तों ये हैबर विधि कहलाती है, हैबर विधि। दोस्तों अमोनिया का शीतलक के रूप में उपयोग होता है। आगे देखिए दोस्तों, सार्वजनिक टॉयलेट की तीक्ष्ण गंध आती है। दोस्तों जो सार्वजनिक टॉयलेट होती है उसमें से जो तीक्ष्ण गंध आती है तेज, वो किसकी आती है? वो अमोनिया की आती है। तो कि दोस्तों रेल बजट को आम बजट से किस समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था? तो दोस्तों एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पर। रेल बजट को आम बजट में जोड़ा गया था, वो विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर। विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर। चलिए दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं। पूरी हमारी क्लास ये पूरी हो गई है। अगली क्लास में मिलेंगे अगले भाग के साथ। तब तक के लिए इस क्लास को देखिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी को रखिएगा। चलिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं इस क्लास को, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।